नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द अंडमान सीरीज बाय स्मृति। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं ये बता दूं कि अंडमान वन ऑफ माय ड्रीम डेस्टिनेशन है इंडिया में। तो अभी हम कोलकाता के होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट के साइड जा रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट पकड़ने। फ्लाइट की टाइमिंग थी लगभग 9:30 बजे और हम सुबह सुबह निकल चुके थे कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ। सुबह का टाइम था तो रास्ता भी खाली था और कोलकाता की सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स देखते हुए बिल्कुल आराम से हम पहुंच चुके थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देयर ओनली 3 एयरपोर्ट जहाँ से अंडमान निकोबार यानी कि पोर्ट ब्लेयर की टिकट्स बहुत ही सस्ती हैं, जो कि है कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद। तो मेक श्योर कि आपके शहर के नियरेस्ट जो भी इन तीनों में से एयरपोर्ट आता है उसी डेस्टिनेशन से आप पोर्ट ब्लेयर के लिए अपनी फ़्लाइट कराएं। सो बोटिंग के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग और अब आपसे मिलते हैं सीधे अंडमान में। कोलकाता एयरपोर्ट से रिटर्न टिकट मुझे 15,000 की पड़ी। किसी और एयरपोर्ट से कराने पे आपको पैसे दुगने देने पड़ेंगे। मेक श्योर कि आप विंडो सीट ही बुक करें बिकॉज अंडमान निकोबार आइलैंड का जो विंडो सीट से व्यू आता है वो आप मिस नहीं करना चाहोगे। 2 घंटे के अंदर आप पहुंच जाओगे पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। हम लैंड कर गए हैं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्लीन सा एयरपोर्ट है। आते ही टीका वगैरह लगा के वेलकम किया गया, बहुत बहुत बढ़िया लगा। और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ सबको हिंदी वगैरह आती है। तो बस आपको प्लेन से उतरना है, अपना बैग उठाना है और किसी भी और एयरपोर्ट की तरह आपको बाहर चले जाना है। तो इतना स्मूथ प्रोसेस है यहाँ आने का। चलिए अब अंडमान एक्चुअली में एयरपोर्ट से निकल के घूमते हैं। एयरपोर्ट से निकलते ही आपको टैक्सी या ऑटो मिल जाएगा, बट मैंने अपना ट्रैवल प्री बुक करा के रखा था। सब कुछ प्री बुक करने का यही फ़ायदा है। मैंने महाराजा ट्रैवल से अपना पूरा टूर बुक किया था और मेरी गाड़ी अभी आ गई है और मैं चली अपने होटल के साइड और आपको होटल का भी टूर दूंगी। कुछ चेक इन कर लिए हम होटल में और ये है मेरा नेक्स्ट 2 डेज़ का स्टे। काफ़ी स्पेशियस है और एक ड्रेसिंग रूम भी दिया हुआ है, प्लस वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है। सो ऑल थम्स अप फ्रॉम माय साइड। और सबसे अच्छी बात है इस रूम की, इसका व्यू। चलो आपको प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ ओशन वाला। वो देखो, वो रहा ओशन और ये रही ग्रीनरी। तो बहुत ही डिसेंट प्यारा सा व्यू है और स्पेस भी बहुत अच्छा है। करके हम लंच करने जा रहे हैं और लंच के बाद देयर आर 2 डेस्टिनेशंस और वो अभी घूमेंगे और जो भी रहेगा जैसा भी अपडेट होगा आपको सब कुछ बताते जाएंगे। तो चलिए पहले लंच करते हैं। और भूख बहुत तेज़ लगी थी तो खाना आते ही हम खाना खा गए और व्लॉग करना भूल गए। बट चलिए आपको लेके चलते हैं डायरेक्टली आज के फर्स्ट स्पॉट पे। हमारा फर्स्ट स्पॉट जो हम कवर करेंगे वो है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल एक नेशनल मेमोरियल भी है। आगे की वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप सुनेंगे सेलुलर जेल की दर्दनाक कहानी वहीं की लोकल गाइड की ज़बानी। 1906 में लगभग 5 लाख रुपए की लागत से बना हुआ ये सेलुलर जेल हमारे फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी की सज़ा देने के लिए बनाया गया था। अगर आपको भी इस नेशनल मेमोरियल की हिस्ट्री अच्छे से समझनी है और इस प्लेस को ठीक से एक्सप्लोर करना है तो आपको एक गाइडेड टूर पे जाना चाहिए। एक गाइडेड टूर में लगभग 50 लोगों का ग्रुप होता है और आपकी फैमिली के लिए गाइड आपको 200 रुपये चार्ज करेगा। और इस जेल का नाम सेलुलर जेल किस वजह से रखा गया? कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज रहता है, डॉर्मेटरी। 8-10 लोगों को रखने का सेल रहेगा, अंडा सेल जैसा सेल, हाइट कम वाला सेल, लाइट कम वाला सेल, टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस सब है। लेकिन सेलुलर जेल में किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं, सब इक्वल सिंगल सेल्स है और एक नहीं दो नहीं पूरे 693 सेल्स थे। सेल से ही इसका नाम सेलुलर रखा गया। और सेलुलर जेल में रहने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट, बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, नीचे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स को सेल के अंदर काम देते थे, अकेले काम करो। अकेले क्या काम करते थे? नारियल के छिलके से रस्सी बनाओ या बेंत का कुर्सी बनाओ। तो उनके लिए सिस्टम ये था, दिन में 3 टाइम्स बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, ब्रिटिशर्स का जो फिक्स समय उसी में जाना। इवनिंग 6 से मॉर्निंग 6 सभी को लॉकअप में रखते थे। अंदर कोई टॉयलेट नहीं था, सभी को क्ले का पॉट मिलता था। जो भी करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो। नेक्स्ट डे स्वीपर क्लीन करके बाहर ले जाता था। खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट मिलता था। लोहे का प्लेट जंग से चुपड़ा हुआ होता था, तेल लगा करके दे देंगे। खाने में मिलेगा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए नहीं। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। ड्रिंकिंग वाटर दिन में 2 टाइम्स ही मिलता था, वो भी क्लीन वाटर नहीं। और नाइट में कोई लाइट नहीं था, डार्क रूम में रहते थे।
हरिकन लैंप हाथ में लेकर सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहता था। और सोने के लिए वुडन का बेड मिलता था। बेड का वेट इतना रहेगा, हाइट इतना रहेगा, लेंथ होगा करीब 6.5 फीट। 1 बेड और 1 ब्लैंकेट सभी को मिलता था। अभी हम चलेंगे फैक्ट्री, उसके बाद फिर बाहर आएंगे, उसके बाद में भी चलेंगे जेल देखने। सभी लोग हेलो, हाँ खुद अच्छा ठीक है। अभी ऐसे कैसे नीचे और ये जो वर्कशेड है इस बिल्डिंग के लिए है। इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर रहते थे उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर वर्कशेड में काम करते थे, कुछ फ्रीडम फाइटर को जेल से बाहर ले जाते थे। फॉरेस्ट कटिंग करना है, ब्रिक्स बनवाना है, मिट्टी काटने का काम हो, मकान बनाने का काम, वो काम भी करवाते थे। और कुछ फ्रीडम फाइटर को रॉस आइलैंड ले जाते थे, वहाँ भी काम करवाते थे। तो बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था, मतलब अंधेरा होने से पहले, इवनिंग से पहले जेल में वापस आना है। लेकिन जेल के अंदर जो काम दिया जाता था इसका कोटा फिक्स था, कंप्लीट ना करे तो उनको पनिशमेंट भी मिलता था। तो ये बड़ा वर्कशेड अभी से मॉडिफाई करके हम लोगों ने आधे में फोटो गैलरी बना दी। नीचे का फ्लोर, ऊपर का शेड और एक ग्रिल जो है चेंज हो गया है। प्लेस है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल ऑयल मिल है, इसको बोलते हैं खानी भी बोलते हैं, कोलू भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे थे, अब एक ही बचा है। ऊपर उसमें भरेगा, साइड में 2 वेट लगा दे, वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा तो प्रेशर सेंटर में चला जाएगा। पीछे पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, पाइप हटा दिया, नीचे एक लोहे का बर्तन रखेंगे, ऑयल उसमें कलेक्ट होता रहेगा। 1 डे में 1 फ्रीडम फाइटर को 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड पर डे, लगभग 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते थे। बैल जब बैल नहीं निकाल पाते थे, दिन भर में इतना ऑयल प्रिजनर कहाँ से निकालेंगे। कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हू चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार भी करते थे कि काम नहीं करेंगे। तब ब्रिटिशर्स उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांध देते थे। जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी फ्रीडम फाइटर काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। इसका टोटल वेट 150 किलोग्राम। जेल का सबसे बड़ा और सबसे हार्ड पनिशमेंट यही था। ये फ्रेम ओरिजिनल है, इसको बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलते हैं टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करते थे, कमर में एक बेल्ट बांधते थे, हाथ को हैंडकफ करते थे ताकि मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर मूव न कर सके। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे, उसके बाद बैक साइड में मारते थे चाबुक से। यहाँ मारे तो चिमड़ी उधर जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। फिर मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और ये मारने वाला भी इंडियन था। सेलुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल। कोल्हू यहाँ पे है आर्टिफिशियल, किस तरीके से कोल्हू चलाते थे उस पोजीशन को दिखाया। इसी तरह पकड़ करके राउंड राउंड घूमते रहेंगे, आधे घंटे में चक्कर आ जाएगा। और यहाँ पे देखेगा फ्रीडम फाइटर बैठ करके नारियल का छिलका निकालते हैं। नारियल का छिलका निकालेंगे, छिलके को हैमर से कूटेंगे, छिलका सॉफ्ट होने के बाद इसके बाहरी छिलके को हटा देंगे। फिर अंदर का जो ऑयल है उसे पानी में भिगोते थे। फिर जब मॉइस्चर हो जाता था फिर से बाहर निकालते थे, कूट करके धूप में सुखा करके इस मशीन में रोल करेंगे तो बनता था रोप, रस्सी। तो रस्सी बनाने का है, जो फ्रीडम फाइटर फर्स्ट टाइम अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते थे उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर वॉल में एक लोहे का रिंग लगा होगा, उसमें हथकड़ी में रखते थे, उसको बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। 1 डे में 8 आवर्स हैंडकफ पे रहेगा। नेक्स्ट पनिशमेंट है 2 डेज के लिए ये गनी बैग का ड्रेस यहाँ पे रखा, ये पहनना पड़ता था। ये पहनने से क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा, इचिंग होता रहेगा। यूनिफॉर्म ऐसा ही था, कुर्ता हाफ पैंट, गले में डालेगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेन, उनका आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर, चेन फिटर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 ईयर, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, कमर में चेन, पाँव में चेन, लेकिन हाथ फ्री है, चल फिर सकता है, चलते वक्त वेट रहेगा पाँव में। सेंटर वाला है बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और डेंजर फ्रीडम फाइटर को क्रॉस बार ओनली 10 डेज, ज्यादा डिफिकल्टी उसी में है। पाँव के सेंटर में एक रॉड है तो पाँव डिस्टेंस पे रहेगा, ऐसे ऐसे चलो। अब सुनिएगा अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं। काला पानी जो है, काल और पानी ये 2 शब्द से मिल करके बना है। काल जो है संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, यानी कि मृत्यु। कोई प्रिजनर अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। और पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों माइल्स पानी है। यदि कोई प्रिजनर भागे तो कहाँ तक, आसपास के फॉरेस्ट में वहां जाते थे। जो ट्राइब्स होते थे आदिवासी, वो उनको मारते थे, जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया वगैरह पकड़ करके वैसे ही मरते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग भी नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी था, बोलते बोलते में हो गया काला पानी। तो अब लोग क्या सोचते हैं कि ब्लैक वाटर है, लेकिन ब्लैक वाटर नहीं है, ये काल पानी है।
और अंडमान ने प्रिजनर को भेजना स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने 10 मार्च 1858। तब उन लोगों को रखते थे वाइपर आइलैंड। वाइपर आइलैंड समुद्र के बीच एक सेपरेट आइलैंड है, डायरेक्शन इधर है। अंडमान का फर्स्ट जेल वहीं पे बना था 1867, लेकिन वो जेल सेलुलर जेल जैसा बड़ा जेल नहीं था, छोटा जेल था। और आज वाइपर आइलैंड में केवल फांसी घर और गार्ड रूम बचा, बाकी वहाँ का मैक्सिमम टूट गया। और उस फांसी घर में हैंग किया गया था शेर अली जी को। शेर अली जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का पठान था। मर्डर केस में अंडमान आया था, सजा में छूट मिल गया। होप टाउन एक विलेज है इस डायरेक्शन में, वहां पे शेर अली जी बार्बर शॉप चला रहा था। 8 फरवरी 1872 अंडमान में विजिट के लिए आया हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नाम था लॉर्ड मेयो, उस समय का वायस रहा था इंडिया का। तो शेर अली जी ने होप टाउन में उनको चाकू से मार दिया। लॉर्ड मेयो का डेथ हो गया, शेर अली जी को पकड़ लिया और उनको 11 मार्च 1872 वाइपर आइलैंड के गैलोज में हैंग कर दिया। यदि आज आप लोग जाते वाइपर आइलैंड घूमने तो वो फांसी घर देखने को मिलता जहाँ पे शेर अली जी को हैंग किया था। तो इंडिया के अंदर एक ही वायसराय का मर्डर हुआ था, वो शेर अली जी के द्वारा अंडमान में ही हुआ था। और पूरे सेलुलर जेल का टूर खत्म करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो अभी आपने देखा सेलुलर जेल, और सेलुलर जेल में मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्रूएलिटी और ब्रूटल वे में इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था, और कैसे उनको बहुत ही ब्रूटली पनिश भी किया जाता था या जो उनसे काम कराया जाता था। प्लस जैसे कि अगर आप किसी सेल में घुस जाओ जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए था, तो आपको दिखेगा कि यहाँ बिल्कुल वेंटिलेशन या लाइट का कोई सिस्टम नहीं है एक्सेप्ट दैट वन विंडो, जो कि इतनी ऊंचाई पे बनाई गई है ताकि फ्रीडम फाइटर ना उधर से बाहर देख पाए, ना किसी और फ्रीडम फाइटर से कम्युनिकेट कर पाए। सो गाइज, अभी हमारा सेलुलर जेल का टूर ख़त्म हो गया है, और आई टोटली रिकमेंड कि आप गाइडेड टूर्स लीजिए, बिकॉज अनगाइडेड टूर में आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा। एंड टूर ख़त्म करने के बाद वॉच टावर पे आकर के ये व्यू ज़रूर देखें। सेलुलर जेल का डे टूर खत्म करने के बाद आपको नाइट में लाइट एंड साउंड शो की टिकट अलग से लेनी होगी। लाइट एंड साउंड शो को अभी कुछ टाइम था, तो हमने पास में ही 10 मिनट्स की दूरी पर कार्वन कोव्स बीच एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। यहाँ के नेक्स्ट फेमस डेस्टिनेशन कार्वन कोव्स बीच पे, और ये बीच फेमस है यहाँ की वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। प्लस यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है अगर वो पोर्ट ब्लेयर आया हुआ है तो। इसके अलावा और भी बीचेस हैं, बट दिस वन इज़ द बेस्ट। तो चलो आपको ये बीच दिखाती हूँ। कॉर्बन्स कोव बीच पे शाम से रात हो चुकी है और काफ़ी अच्छा ये लाइटिंग वगैरह हो गया है। बीच पे काफ़ी सुकून भरा माहौल था। सबसे अच्छी बात कि बीच क्लीन बहुत था। और अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है फिर से सेलुलर जेल, क्योंकि सेलुलर जेल में सुबह हमने पूरे जेल का ट्रिप किया था और अभी होगा लेज़र लाइट शो, साउंड एंड लाइट शो, एंड आराम से बीच पे चल गया और अब लाइट एंड साउंड शो देखने जा रहे हैं। तो आप भी लाइट एंड साउंड शो ज़रूर बुक कीजिएगा, बहुत अच्छा है। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। अभी हम फिर से आ चुके हैं सेलुलर जेल रात के टाइम। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। लाइट एंड साउंड शो की टाइमिंग मैंने स्क्रीन पे लिख दी है, कब कब हो रहा है, और टिकट के डिटेल्स भी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। सो मेक श्योर जब आप पोर्ट ब्लेयर में हो तो ये लाइट एंड साउंड शो सेलुलर जेल का देख के ही जाओ। लाइट एंड साउंड शो की टिकट आपको ऑनलाइन प्री बुक करनी पड़ेगी। यहाँ पर आके टिकट मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। टिकट मिलते ही आपको आपका सीट अलॉट हो जाता है और आप शो के ठीक पहले आकर के अपनी डेजिग्नेटेड सीट पे बैठ के
लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। इसकी टाइमिंग लगभग 1 घंटे की होती है। लाइट एंड साउंड शो के थ्रू आपको पूरे सेलुलर जेल की हिस्ट्री और यहाँ पे होने वाले जुर्म की जानकारी विजुअल और म्यूजिकल तरीके से दी जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। लाइट एंड साउंड शो कंप्लीट करके हम निकल आए मार्केट में फूड की शॉप ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात हो चुकी थी। क्योंकि पूरा अंडमान ईस्ट के साइड है तो यहाँ सनसेट और सनराइज बहुत ही जल्दी हो जाता है। सनसेट की टाइमिंग है यहाँ लगभग 5 बजे। आज का ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अभी मैं एक लोकल सी शॉप पे आई हूँ कुछ डिनर करने। बहुत भूख लगी है। इस बार बहुत भूख लगने के बाद भी हम व्लॉग करना नहीं भूले। और हाँ, अंडमान में खाना काफ़ी इकोनॉमिक है। ये डोसा मैंने 150 रुपीज़ का लिया और आपको वेजिटेरियन ऑप्शन जगह जगह पे मिल जाएंगे। मैक्सिमम रेस्टोरेंट यहाँ नॉनवेज सर्व करते हैं। सो फाइनली आई एम बैक एट माई होटल रूम और आज का व्लॉग यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को एंड मिलते हैं ऐसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।